दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर होली की शाम को लगी एक छोटी सी आग ने अचानक ऐसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके बंगले पर कैसे मिले बेहिसाब करोड़ों के नोट और जजों की जांच और सजा का प्रोसेस क्या होता है, क्या इस जज को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, इस खबर के अंदर हम जानेंगे। आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 14 मार्च यानी कि होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कि दिल्ली स्थित जो सरकारी बंगले हैं उसके अंदर आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। एक छोटी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी वहां पर आ पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में केश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री की गई, लेकिन कहीं भी कैश मिलने का जिक्र नहीं किया गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग का यह कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग के मुताबिक 14 मार्च की रात 11:35 पर लुटियंस दिल्ली में बने जज के बंगले पर आग लगने की खबर मिली। टीम जब वहां पहुंची तो आग स्टोर रूम में लगी थी जिसे बुझाने में 15 मिनट लगे। इसके तुरंत बाद हमने पुलिस को खबर दी। अब सबसे बड़ा सवाल कि जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने की खबर आखिर कैसे मिली और कैसे फैली। तो दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंची। किसी ने इस घटना के वीडियो और फोटो भी बना लिए जो सीजीआई को भेजे गए। अब सूचना मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर लीक हो गई और पूरे देश के अंदर फैल गई। और जो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश है उसने शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए कहा कि आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए चाहिए। अब सरकार के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वो इस मुद्दे पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी। रिपोर्ट की जो जांच थी उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। 22 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम बैठक बुलाई जिसमें सीजीआई समेत 4 जजों ने इस मामले में अपनी राय दी। अब कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया। दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा को पत्र लिखकर जवाब मांगे गए। इसके बाद कॉलेजियम उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव पारित करेगा। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके यह साफ किया कि कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का प्रस्ताव और उनके बंगले से मिले कैश मामले में इन हाउस जांच प्रोसीजर अलग अलग बातें हैं और इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम का ये तरीका है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या ट्रांसफ़र होता है। ये सिस्टम संविधान या संसद के बनाए गए किसी कानून से नहीं आया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के ज़रिए धीरे धीरे विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की 3 बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। पहली है नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करना। दूसरा है तबादला। हाई कोर्ट के जजों को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला करना। और
तीसरा है प्रमोशन, हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए सिफारिश करना। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक कॉलेजियम के बारे में संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले से बनी है। कॉलेजियम की अनुशंसा से ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो सकता है और इन हाउस कमेटी के मामले में ये जांच कर सकती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जस्टिस वर्मा के घर मिले केस की जांच कौन करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो हैं वो आशीष पांडे, उन लोगों का कहना है कि कॉलेजियम का मुख्य काम जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र करना है। ये कोई डिसिप्लिनरी जांच निकाय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी, इन हाउस जो प्रोसीजर है वो है। इन हाउस प्रोसीजर में 4 पॉइंट पर काम होता है। अगर किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस देखते हैं। छोटी मोटी शिकायतों को रद्द कर दिया जाता है और इसकी जानकारी सीजीआई को दे दी जाती है। अब अगर शिकायत सीधे सीजीआई को मिलती है तो वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज से राय लेते हैं। मामला संगीन होने पर जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर आरोप लगने पर सीजीआई उनसे जवाब मांगते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 सदस्यों की कमेटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप होने पर कमेटी में 3 सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं और सीजीआई के खिलाफ शिकायत के लिए प्रक्रिया में कोई अलग नियम नहीं है। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या दोषी पाए जाने पर जज को भी सजा मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, वो उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 2171(1)(b) में हाई कोर्ट के जजों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के अनुसार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। आशीष पांडे ये कहते हैं कि दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा मिल सकती है, लेकिन ये जेल भेजे जाने या जुर्माने लगाने जैसी सजा नहीं होती। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी को दी जाने वाली सजा नहीं होती। भारत में कानून में बेसिक स्ट्रक्चर से सेपरेशन ऑफ पावर एक एसेंशियल इंटीग्रेट है और इस वजह से जज को सजा देने के 2 ही तरीके हैं, इस्तीफा या महाभियोग। अब अगर हाई कोर्ट का कोई जज भ्रष्टाचार करता पाया गया तो उसे क्या पद से हटाया जा सकता है। भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए एक तय प्रक्रिया है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी जिनके मुताबिक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो सीजीआई उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो सीजीआई सरकार को उसके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है जिसमें संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। भारत का संविधान लागू होने के बाद महाभियोग के जरिए किसी जज को नहीं हटाया जा सका है, हालांकि इसकी कोशिश कई बार हो चुकी है। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने के 64 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। जस्टिस मिश्रा पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन तत्कालीन राज्यसभा सभापति M.K. वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था। 2015 में राज्यसभा के 58 सांसदों ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस JB पादरीवाला के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। जस्टिस पादरीवाला पर अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए आरोप लगे थे। उस समय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को यह प्रस्ताव भेजा गया था और उसके बाद जस्टिस पादरीवाला ने अपने फैसले से उन शब्दों को हटा दिया था। 2011 में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PD दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाया गया था। उन्होंने
संसद में सुनवाई से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस दिनाकरन पर जमीन पर कब्जा करने और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप थे और जस्टिस दिनाकरन पर राज्यसभा के 75 सांसदों ने महाभियोग चलाने की मांग की थी। अब ये एक और सवाल आता है कि इस मामले में जस्टिस वर्मा के साथ में क्या हो सकता है। मेन तो इस मामले के खुलासे के बाद जस्टिस वर्मा खुद ही छुट्टी पर चले गए हैं और जो सिटिंग जज के मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल का न्यायिक सुनवाई संभव नहीं है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। इधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस आने पर इलाहाबाद ट्रांसफ़र का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को न्याय करने के लिए भेज दिया जाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग रखने की मांग की है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद अभी किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। इसलिए आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कॉलेजियम जस्टिस वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। विवाद बढ़ने पर या फिर नए सबूत आने की स्थिति में जस्टिस वर्मा स्वयं ही इस्तीफा देने का निर्णय ले सकते हैं।